नमस्कार, मैं हूं अबुल नसर इकबाल। हमारी खास पेशकश चलिए वहां खबर जहां में आपका स्वागत है। आज बात होगी उस गैंग की जिसकी साजिश से देश के कई शहर जल उठे। जी, हम बात कर रहे हैं रामनवमी पर हुई हिंसा की। रामनवमी पर एक बार फिर जुलूस के दौरान कई राज्यों में जमकर हिंसा हुई। पश्चिम बंगाल के हावड़ा, महाराष्ट्र के संभाजीनगर, गुजरात के बड़ौदरा, बिहार के नालंदा और सासाराम और झारखंड के जमशेदपुर में उपद्रवियों ने जमकर उत्पात मचाया। तोड़फोड़, पत्थरबाजी और आगजनी की घटनाओं से शहरों में चीख पुकार मच गई। हर तरफ नफरत की आग ही आग दिखाई दी। सवाल है कि आखिर ये आग किसने लगाई, किसने भड़काई, किसने अमन चैन खत्म करने की कोशिश की। करेंगे साजिश रचने वाले इस गैंग की पड़ताल। लेकिन सबसे पहले देखिए बिहार झारखंड में हुई हिंसा और वहां के मौजूदा हालात पर ये रिपोर्ट। राम नवमी पर सुलगी नफरत की आग, जल उठा नालंदा और सासाराम, हर तरफ दिखा धुआं और आग। आखिर किसके इशारे पर बिगड़ा माहौल? राम नवमी पर देश के कई राज्यों में भड़की हिंसा की आग बिहार और झारखंड तक पहुंच गई। बिहार में राम नवमी के दूसरे दिन पहले सासाराम में पथराव, आगजनी हुई, फिर नालंदा भी सुलग उठा। नालंदा में हालात ज्यादा बिगड़े, पथराव के साथ फायरिंग भी हुई। शेर शाह का शहर सासाराम और ऐतिहासिक शहर नालंदा पर हिंसा की आग ऐसे जली कि लोग सिहर उठे। राम नवमी शोभा यात्रा के दौरान दो गुट भिड़ गए। दोनों ओर से पहले पत्थर चले, फिर गोलियां चलने लगी। देखते ही देखते बेकाबू भीड़ ने आगजनी शुरू कर दी। कई गाड़ियां धू धू कर जलने लगी। जब तक पुलिस एक्शन में आती, शहर बदरंग हो चुका था। सड़कें जंग का मैदान बन चुकी थी। उपद्रवियों ने बिहार शरीफ के गगन दीवान में दुकानों और गाड़ियों को निशाना बनाया। है बिहार शरीफ के गगन दीवान में, जहां पे कल उपद्रव की घटना हुई थी। और ये गोदाम है, आपको दिखाएंगे, जहां पे आग लगी हुई थी। अभी भी जो है आग की जो तपिश है वो महसूस की जा सकती है। हम अभी यहाँ गोदाम के अंदर हैं, लेकिन हमें भी जो है पसीने जो है गर्मी से, जो आग की गर्मी है उससे पूरे पसीने पसीने हम हो गए हैं। और तस्वीरों में आपको दिखाएंगे जो कई गाड़ियों को जो है किस तरह से आग के हवाले किया गया है। गाड़ियाँ जो है किस तरह से देखिए जल के राख हो गई है यहाँ पे। और देखिए इस गोदाम के अंदर न सिर्फ गाड़ियां थी बल्कि आलू भी रखे हुए थे। और आलू देखिए किस तरह से आग के सहारे जो है जो ये आलू है, ये आलू जल गई है। और देख सकते हैं कि आलू जो है पूरी जल के राख हो चुकी है। किस तरह से आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि ये जो आलू रखा हुआ था ये जल के राख हो चुका है। और यहाँ पे गोदाम में अभी भी देखिए जो आग है जो लगी हुई है। हल्की तस्वीरों में हम दिखाएंगे, अपने कैमरा पर्सन प्रभात को कहेंगे कि वो आए और इस तस्वीरों को भी दिखाएं कि किस तरह से अभी जो आग जो है देखिए किस तरह जो है वो लगी हुई है। और ये पूरा जो गोदाम है वो पूरा आग की गर्मी से, तपिश से पूरा जल रहा है अभी भी। और यहाँ पे और देखिए ये कितना खौफनाक हो सकता था। यहाँ गैस सिलेंडर भी रखा हुआ है, छोटा सा गैस सिलेंडर है। अगर इस गैस सिलेंडर में भी अगर आग लग जाती तो ये जो वाकया था ये जो था और दहशत ये बड़ा हो सकता था। और बिहार शरीफ में हुई हिंसा के बाद कई इलाकों में अब भी कई जगह धुआं उठ रहा है। लोग डरे हुए हैं, तबाही के निशान साफ दिख रहे हैं। डरे हुए लोग पलायन भी कर रहे हैं। उपद्रवियों ने एक समाधि स्थल को भी नहीं बख्शा और वहां भी आग लगा दी। खबर किया गया कि यहाँ पे आगलगी किया जा रहा है, तो हम लोग वहाँ से जब आए तो देखे कि यहाँ से बहुत सारे उपद्रवी लोग भागे हैं और करीब 50-60 की संख्या में आए थे लोग। आग ले हुए थे, डीजल तेल के साथ थे और उसी क्रम में सब में लाठी डंडा से घुसा के आग लगा दिया गया है और बहुत सारा संपत्ति यहाँ पे जल के राख हो गई है। सासाराम में हिंसा का खौफ ऐसा है कि कुछ लोग घर छोड़ने पर मजबूर हो गए। वहीं बिहार हिंसा पर सीएम नीतीश कुमार ने कहा कि गड़बड़ करने वालों का पता लगाएंगे, साजिश करने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। नहीं, बड़ी दुख की बात है ये। सुन लीजिए, जैसे ही इसके बारे में पता चला सासाराम और वहां के बारे में तो तत्काल एक एक तरह से करके तुरंत कंट्रोल किया। लेकिन कल देर शाम में 6 बजे
बिहार शरीफ वाला जो पता चला है, और तत्काल सब लोगों को तुरंत हमने पूछना शुरू किया तो वहां भी कंट्रोल किया, लेकिन हमने कह दिया कि कौन गड़बड़ करता था इधर उधर, उस सब के बारे में ठीक से जानकारी लीजिए, जांच करिए, क्योंकि सब तरह का तो घटना होता नहीं था। बहरहाल अब बिहार के दोनों शहरों में हालात काबू में है। धारा 144 लागू है, पुलिस बल तैनात है, इंटरनेट पर भी बैन लगा दिया गया है। नालंदा में पुलिस फ्लैग मार्च कर रही है, लोगों से शांति की अपील कर रही है। नालंदा हिंसक झड़प में 27 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, 2 दर्जन के करीब लोग घायल हुए हैं, जबकि 3 लोगों को गोली लगी है। सासाराम में भी हिंसा के बाद एसएसबी को तैनात कर दिया गया है। वहीं बिहार के साथ साथ झारखंड भी सुलग उठा। जमशेदपुर के हल्दी पोखर इलाके में रामनवमी जुलूस पर पथराव हुआ, पुलिस की गाड़ी तोड़ी गई, करीब 5 लोग घायल हो गए। दरअसल जमशेदपुर के जुगसलाई इलाके में कुछ लोगों ने रामनवमी जुलूस निकालने का विरोध किया, इसके बाद हिंसा भड़क उठी। फिलहाल हालात काबू में हैं, हिंसा को लेकर सियासत भी गरमाई हुई है। बीजेपी ने हेमंत सोरेन सरकार पर निशाना साधा। इस तरीके से रामनवमी में जमशेदपुर में हुआ, वो सरकार के तुष्टीकरण की पराकाष्ठा को दिखाता है। अब आप शीर्ष में जिस पॉलिसी को प्रैक्टिस करेंगे तो वो नीचे आपके अफसरों में भी दिखने लगता है। अब आप देखें जिस तरीके से प्रशासन को पहले से पता था कि वो एक सेंसिटिव एरिया और रामनवमी का जुलूस निकला, एक विशेष समुदाय के लोगों ने पत्थरबाजी शुरू कर दी गई और झंडा टूट गया और एडमिनिस्ट्रेशन को बाद में रश करना पड़ा। तो हिंसा को लेकर सियासत अपनी जगह है, लेकिन बड़ा सवाल है कि आखिर इस तरह की तस्वीर हर बार क्यों सामने आती है। सरकार और प्रशासन पहले से मुस्तैद क्यों नहीं रहता? आखिर अमन चैन किसके इशारे पर बिगाड़ा जाता है? ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। उधर नालंदा में हिंसा के बीच हमारे संवाददाता शक्ति कुमार ने ताजा हालात का जायजा लिया। अभी हम मौजूद हैं नालंदा जिला के बिहार शरीफ के कांटा पर के, और यही वो ग्राउंड जीरो है, आपको दिखाएंगे जहां पर जो कल जिस तरह से रामनवमी की जुलूस निकल रही थी और उसके बाद जो है पत्थरबाजी हुई है और तोड़फोड़ की घटनाएं हुई हैं। आपको तस्वीरों में दिखाएंगे किस तरह से जो है यहाँ पे दुकानों को टारगेट किया गया है, दुकानों को किस तरह से आग लगाया गया है। और आप देखिए तस्वीरों में, और शीशे फोड़े गए हैं, तमाम जो इधर दुकान है उनको तोड़फोड़ किया गया है, कई दुकानों में आग भी लगाया गया है। हमारे सामने इधर कम्युनिटी हॉल है, इस कम्युनिटी हॉल में भी जो है तोड़फोड़ की गई है और कई पत्थरबाजी आपको दिखाएंगे तोड़फोड़ की घटनाएं। तस्वीरों में देखिए किस तरह से जो तोड़फोड़ की गई है, अंदर में दिखाएगा यहाँ पे आग। देखिए किस तरह से जो है तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कितने ईंट और पत्थर हैं, शीशे के कांच के टुकड़े हैं पूरे और बिखरे पड़े हैं यहाँ पे। जो तस्वीरों में देखिए किस तरह से ईंटें पत्थरबाजी हुई है, उन सबके एक वानगी है। यहाँ पे आग भी लगाया गया है, फर्नीचर हैं जो टूटे बिखरे पड़े हैं। जिस तरह से लगातार जो पत्थरबाजी हुई, तोड़फोड़ की घटना हुई है, इस कम्युनिटी हॉल को भी निशाना बना गया है, शीशे को के तोड़ कर की गई है। यहाँ पे आगजनी की गई है। हालांकि आपको तस्वीरों में दिखाएंगे कि आग जो है अभी बुझ गई है, लेकिन इस तरह से बिल्डिंग को जो है आग के हवाले किया गया। लगातार जो पत्थरबाजी हुई और उसके बाद जो है पूरा जो माहौल था वो कम्युनिटी हॉल का जो है वो रण क्षेत्र में तब्दील हो गया था। दोनों तरफ से जो है पत्थरबाजी हो रही थी और लगातार जिस तरह से आपको दिखाएंगे तस्वीरों में कि किस तरह से देखिए जो सामानें टूटे गिरी पड़ी हैं, कांच के टुकड़े हैं, तमाम जो पत्थर हैं वो गिरे पड़े हैं। आपको अंदर की तस्वीर भी हम दिखलाएंगे कि क्या कुछ अंदर में हुआ जब दोनों तरफ से पत्थरबाजी हो रही थी। तो इस कम्युनिटी हॉल जो कभी आलीशान हुआ करता था और अब यहाँ देखिए धुएं, फर्नीचर तोड़फोड़ की गई है। आग की जो है अभी भी जो गर्माहट है वो महसूस आप कर सकते हैं। इस बिहार के सासाराम में हालात सामान्य हैं, लेकिन लोग डरे हुए हैं। हिंसा प्रभावित इलाकों से अब लोगों ने पलायन करना तक शुरू कर दिया है। शहर के नगर थाना क्षेत्र के शहजलाल पीर इलाके के हिंदू लोग अपने अपने घरों से सामान निकालकर यहां से जाने लगे हैं। ये इलाका मुस्लिम बहुल है, इक्का दुक्का घर हिंदुओं के हैं। हिंसा में कई लोगों के घरों को आग के हवाले यहां कर दिया गया था, जिसके बाद शहजलाल पीर मस्जिद के आसपास लोग पलायन करने लगे।
और अपने सामान को लेकर शहर के दूसरे इलाकों में अपने रिश्तेदार या अन्य लोगों के यहां शरण लेने के लिए मजबूर हैं। इन लोगों का कहना है कि जब हालात सामान्य हो जाएंगे तो वो अपने घरों में लौट आएंगे। बिहार के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर जितेंद्र सिंह गंगवार का कहना है कि हालात सामान्य हैं। स्थानों पर रामनवमी का जुलूस, अखाड़ा और शोभा यात्रा निकाली जानी थी, जैसी उनको सूचना मिली। उसमें से अभी तक की, तो आज तक की सूचना है, अद्यतन उसके अनुसार 1472 स्थानों पर जुलूस समापन हो गया। शेष स्थानों पर आज जुलूस का समापन संभावित है। सभी स्थानों पर शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए पर्याप्त बल और पदाधिकारियों की लगातार नियुक्ति की गई है। इसके बारे में आपको पहले बता दिया गया। इसी प्रकार से करीब 1312 चैती दुर्गा की जो प्रतिमाएं हैं, मूर्तियां हैं, उनका भी विसर्जन होना है। आज 10वीं की तिथि से वो प्रारंभ हो जाएगी और उसके लिए भी पर्याप्त व्यवस्था हमने कर दी है। सभी पर्व त्योहारों पर सौहार्दपूर्ण वातावरण में और आपसी मेलजोल से जो बिहार की जनता सारे त्यौहार मना रही है, बिहार पुलिस और प्रशासन के साथ में जो उनका सहयोग है, उसके लिए आपके मीडिया के माध्यम से मैं सभी का धन्यवाद करता हूँ। और मेरे 3 सहयोगी मेरे साथ बने हुए हैं। रैनिक दत्ता कोलकाता से, शक्ति कुमार पटना से और संतोष कुमार झारखंड से मेरे साथ हैं। यहाँ तीनों जगह हिंसा हुई। रैनिक, ये बताइएगा कि अभी हालात कैसे हैं? जहां जहां हिंसा हुई थी वहां से क्या खबरें आ रही हैं? अब देखिए, 2 दिन बाद अभी हावड़ा सिद्धपुर का जो हालात, वो हालात नॉर्मलाइज हुआ है। हावड़ा पुलिस कमिश्नर प्रवीण कुमार त्रिपाठी उन्होंने आज कहा है कि इस घटना में 2 केसेस लॉन्च किया गया है, 2 सो मोटो केस हुआ है। 2 केस में टोटल कुल मिला के 38 आदमी को अभी तक हिरासत में लिया गया है। मगर ये केस का अभी जो इन्वेस्टिगेशन का पार्ट देखेंगे सीआईडी ऑफिशियल, सीआईडी की तरफ से एक एसआईटी गठन किया गया है। जो एसआईटी में डीआईजी रैंकिंग ऑफिसर मौजूद है, आईजी रैंकिंग ऑफिसर मौजूद है और एडीजी रैंकिंग ऑफिसर भी मौजूद है। ये तीनों के सहयोगी में ये एसआईटी काम करेगा। एसआईटी का जो टीम आज हावड़ा सिद्धपुर में पहुंचने के बाद ही हावड़ा का जो तस्वीर, जो जिस जगह में ये हमला घटा था, उस जगह का फोटोग्राफी किया और उसके साथ साथ वीडियोग्राफी भी किया और उसके साथ जो चश्मदीद गवाह थे उन लोगों के साथ बातचीत भी की है। उसके बाद सिद्धपुर पुलिस स्टेशन में जाके क्या घटना घटा था, 2 दिन का जो सीसीटीवी फुटेज हम लोग जो बात कर रहे थे, 2 दिन का सीसीटीवी फुटेज पुलिस मैं जांच पर आऊंगा। रैनिक, मैं जांच पर आऊंगा कि क्या क्या अब तक कितने लोगों की गिरफ्तारी हुई है, क्या क्या कार्रवाई वहां पर प्रशासन की तरफ से हुई है। फिलहाल पटना चलते हैं क्योंकि सासाराम, नालंदा में भी हिंसा हुई। शक्ति, ये बताएगा अभी हालात क्या हैं, क्योंकि यहां से खबरें आ रही हैं एक बहुत बड़े पैमाने पर यहां पर गिरफ्तारियां भी हुई हैं। देखिए, निश्चित रूप से आपने सही कहा कि कई बड़े पैमाने पर गिरफ्तारियां हुई हैं। बिहार में जो है नालंदा और सासाराम 2 जगह हैं जहां पर जो है हिंसा, काफ़ी हिंसक झड़पें हुई थी। और आपको बताएं कि कल जैसे ही शोभा यात्रा निकल रही थी, उस दौरान जो है असमाजी तत्वों द्वारा जो है शोभा यात्रा पर पत्थरबाजी की गई और पत्थरबाजी करने के बाद जो है भीड़ जो है बेकाबू हो गई और दोनों तरफ से जो है जम के पत्थरबाजी। और आपको बताएं कि नालंदा में जो है गोली की फायरिंग, कई राउंड फायरिंग की भी जो है फायरिंग की गई और उस फायरिंग के बाद जो है तकरीबन 3 लोगों को गोली लगी है और 2 दर्जन से ज़्यादा जो लोग हैं घायल हैं। और पूरा आप उसके बाद बताएं कि प्रशासन ने एहतियाती तौर पर जो है सासाराम और नालंदा दोनों जगह पर इंटरनेट सेवा को जो है बंद कर दिया है और साथ ही साथ 144 धारा भी लागू कर दी गई है। दिन भर अभी प्रशासन की टीम मौजूद है और पूरे शहर में नालंदा का जो बिहार शरीफ है वहाँ पर चप्पे चप्पर पर जो है पुलिस की टीम मौजूद है और लगातार पेट्रोलिंग की जा रही है। बड़ी अधिकारी हैं, डीएम और एसपी जो है वो पेट्रोलिंग कर रहे हैं और डीआईजी रैंक के अधिकारी भी जो वहाँ कर्फ्यू की स्थिति तो नहीं है और लगातार जो है जो अपराधी है उनकी छापे गिरफ्तारी भी की जा रही है। जी, अब शक्ति, किसी इलाके में कर्फ्यू तो नहीं है?
हालात कैसे हैं अब? देखिए कर्फ्यू अभी फिलहाल नहीं लगाया गया है प्रशासन के तरफ से, लेकिन 144 धारा है वो लागू है और लगातार जो है कई थानों की पुलिस और कई जिलों की पुलिस जो है नालंदा में कैंप कर रही है। बिहार शरीफ में खास करके जो शहरी क्षेत्र है वहाँ पे कल इसके बाद घटना घटी है और उसके बाद भारी संख्या में रैपिड एक्शन पुलिस के जवान भी और महिला पुलिसकर्मी भी तैनात हैं, जहां पे कल तोड़फोड़ और आगजनी हुई थी। और आपको बताया कि नालंदा के बिहार शरीफ में जो है कई जो दुकानें थे उसको आग के हवाले कर दिया गया है। खास करके दोनों समुदायों की भारी क्षति हुई है और जो लोग हैं उनके दुकानदार, उनका कहना था कि लाखों करोड़ की संपत्ति जो है उनकी जल के राख हो गई है। और ऐसे में जो तनाव है अभी भी बरकरार है, सड़कों पर जो है अभी भी सन्नाटा है क्योंकि प्रशासन ने 144 धारा लागू कर दिया है, लेकिन जो सड़कें हैं अभी भी वीरान है। लोग दहशत में हैं कि कहीं उपद्रव फिर से न शुरू हो जाए। हालांकि प्रशासन है, डीएमएसपी उनका दावा है कि तमाम जो है जो उपद्रवियों को गिरफ्तारी भी की जा रही है। 25 से ज़्यादा जो लोग हैं वो नालंदा में गिरफ्तार भी किए जा चुके हैं और लगातार पुलिस जो है गश्ती कर रही है। जी ठीक है, शक्ति आप हमारे साथ बने रहिए। संतोष के पास भी मैं जाऊंगा जमशेदपुर में, क्योंकि हिंसा हुई। उससे पहले मैं नालंदा से जो रिपोर्ट्स आप भेज रहे हैं लगातार वो हम जरा दर्शकों को दिखा दें। नालंदा में हिंसा और मौजूदा हालात को लेकर डीएम शशांक शुभंकर से बात की हमारे संवाददाता शक्ति कुमार। हमारे साथ नालंदा के डीएम शशांक शुभंकर हैं। सर क्या घटना हुई? नहीं, देखिए जुलूस के दौरान कुछ घटना हुई है जिसकी लगातार इन्वेस्टिगेशन चल रही है। हमारे पास फुटेज मिला है, सीसीटीवी फुटेज है, ड्रोन कैमरा का भी फुटेज है, वीडियोग्राफी भी हुई है। तो लगातार आइडेंटिफाई किया जा रहा है, मिसक्रिएंट्स को चिन्हित किया गया है। लोग भी काफ़ी सहायता कर रहे हैं मिसक्रिएंट्स को चिन्हित करने में। लोगों की सहायता से हम लोग चिन्हित कर रहे हैं और सबकी अरेस्टिंग हो रही है। कितने लोगों की अभी तक कुल अरेस्टिंग है? 27 लोगों की अरेस्टिंग हो चुकी है और बाकी लोगों का भी पहचान किया जा रहा है। सर ये खबर भी आ रही है कि कुछ लोगों को गोली लगी, इंजरी हुई। देखिए 3 लोगों को गोली लगने की सूचना थी और तीनों अभी आउट ऑफ डेंजर हैं। अब इस दौरान लगी है कि अन्य वो फर्दर इन्वेस्टिगेशन किया जा रहा है। 144 धारा लागू है, अभी और भी रहेगा इंटरनेट? हाँ, अभी एहतियात के तौर पर लगाया गया। हालांकि अभी स्थिति में कोई दिक्कत नहीं है, शांतिपूर्ण है, लेकिन एहतियात के तौर पर लगाया गया। अभी क्या कार्रवाई आप लोग करेंगे? अभी हम लोग का यही फोकस है कि शांति बनी रहे। शांति समिति की मीटिंग भी कराई जाएगी। दोनों पक्ष के लोग खुद मीटिंग करना चाह रहे हैं, तो जो गणमान्य लोग हैं, प्रबुद्ध लोग हैं, दोनों पक्ष के उनको बुला करके मीटिंग भी की जाएगी और जो गिरफ्तारी अभियान है वो लगातार जारी रहेगा। ये थे हमारे साथ नालंदा के डीएम शशांक शुभंकर, जिनका कहना था कि जो अभी स्थिति है वो पूरे नियंत्रण में है और अब जो है प्रशासन जो है लगातार चौकसी बरती हुई है और दोनों पक्ष की तरफ से जो है शांति समिति की बैठक भी की जाएगी और उसके बाद जो है मामला शांत किया जाएगा। कैमरा प्रभात के साथ शक्ति, इंडिया न्यूज, नालंदा। सीधे अब चलते हैं झारखंड। मेरे सहयोगी संतोष इस वक्त मेरे साथ हैं। संतोष, ये बताइएगा जमशेदपुर में जो हिंसा हुई उसमें अभी तक क्या कार्रवाई हुई है और अभी जो हालात हैं वो कैसे हैं? देखिए जमशेदपुर में अभी हालात जो है वो लगभग सामान्य की तरफ हैं और पुलिस बल वहां बहुत अधिक तैनात कर दिया गया है, जिसकी वजह से लोगों में जो दहशत का माहौल तो जरूर है, क्योंकि कल जिस तरह की घटना घटी वो अपने आप में कई कहानियां कह रही हैं। क्योंकि आमतौर पर जमशेदपुर में इस तरह की घटना नहीं घटती थी। अक्सर ये कहा जाता था कि जो झारखंड में अगर रामनवमी को लेकर हजारीबाग का इलाका था, हजारीबाग, गिरिडीह, कोडरमा, ये इलाके काफी सेंसिटिव माने जाते थे। पुलिस ने अपने जो डिप्लॉयमेंट थे वो ज्यादातर डिप्लॉयमेंट इन्हीं इलाकों में कर दिया गया था। तो ये माना जा रहा था कि जमशेदपुर एक सभ्य और इस तरीके का सोसाइटी है जहां दोनों समुदाय मिलकर अपना त्योहार मनाते हैं। लेकिन जिस तरह की घटना घटी है वो कई सवाल खड़े कर रहे हैं। मसलन जैसे कि अब पत्थरबाजी हुई है। पत्थरबाजी हुई है तो जुलूस से पहले, रामनवमी से पहले एक एडवाइजरी जारी कर दी गई थी जिसमें ये कहा गया था कि कोई भी समुदाय किसी के भी छत पर पत्थर या ईंट के टुकड़े नहीं होने चाहिए। तो ऐसे में आप पत्थर के टुकड़े आए कहां से, ईंट के टुकड़े आए कहां से? जुगसलाई का जो मामला है, दो जगह पर इस तरह की घटना घटी है। पहला मामला तो जुगसलाई का है। जुगसलाई में जिस तरह से डीजे बजाने को लेकर विवाद हुआ, तो डीजे बजाने को लेकर ये लोग चाहते थे कि जो ट्रेलर में डीजे था उस डीजे को आगे बढ़ने दिया जाए जुलूस के साथ साथ, लेकिन प्रशासन ने उसे रोक दिया। तो इसको लेकर विवाद शुरू हुआ। तो वहां पर जैसे ये लोग वापस लौट रहे थे उस दरमियान इनके ऊपर पत्थरबाजी हुई। दूसरी तरफ अगर हल्दी पोखर की बात करें तो वहां पर पत्थरबाजी, रामनवमी के जुलूस जो था उसमें झंडा लगाया जाता है, झंडे में वो पत्थरबाजी से वो झंडा टूट गया। इसके बाद वहां पर पुलिस ने लाठीचार्ज बल प्रयोग किया और बल प्रयोग जो किया उसमें 5 लोग घायल हो गए। उसमें से पुलिस सरकारी कर्मचारी
जो सर्किल ऑफिसर है। चलिए संतोष, आप हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि अब मामला राजनीतिक भी हो गया है। राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप लगने का अब सिलसिला शुरू हो गया है इस पूरे मामले में। बिहार में, पश्चिम बंगाल में, झारखंड में जो भी हिंसा हुई है, बिहार में हुई हिंसा पर क्या कहना है बीजेपी नेताओं का, आपको पहले ये सुनवाते हैं। बिहार और बंगाल एक ऐसे स्टेट हो गए हैं जहां पर त्योहार के वक्त में पुलिस को जो एहतियात रखना चाहिए वो नहीं रखा गया, और जो सासाराम और बिहार शरीफ में जो घटना घटी है ये दुखद है। पहले से इंतज़ाम रखना चाहिए था, और बिहार एक शांति प्रिय राज्य है, लेकिन जो सरकार का इकबाल होता है, पुलिस का इकबाल होता है, वो ख़त्म हो गया है। जब तक पुलिस अगर सही कदम उठाती तो इतनी बड़ी घटना नहीं होती। ये बहुत दुखद है। हम अभी भी सब लोगों से शांति की अपील करते हैं। अत्यंत ही दुर्भाग्य के साथ सूचित करना पड़ रहा है कि बिहार सरकार लगातार हम लोगों के कार्यक्रम के साथ सौतेलापन अपनाने का काम कर रहा है, और हम लोगों को अब सम्राट अशोक जयंती जो सासाराम में हम कर रहे थे, क्योंकि वहां 144 सरकार ने लगा दिया है, हम उस कार्यक्रम को स्थगित कर रहे हैं, क्योंकि हमारे कार्यकर्ताओं के घर पर बम फेंके जा रहे हैं और सरकार सिर्फ हाथ पर हाथ धर के बैठी हुई है। और एक नहीं, कई शहरों की स्थिति अब नीतीश कुमार जी से बिहार नहीं संभल रहा है। आज देखिए, बिहार शरीफ जिस इलाके से नीतीश कुमार जी आते हैं वहां भी अव्यवस्था फैली हुई है, नौगछिया में अव्यवस्था फैली हुई है, और सासाराम जहां आदरणीय अमित शाह जी का कार्यक्रम था और कोई व्यवस्था ही नहीं रही वहां। और मेरे तीनों सहयोगी इस वक्त मेरे साथ बने हुए हैं। यानी ये बताइएगा कि लगातार अब राजनीतिक बयान इस हिंसा पर आना शुरू हो गए हैं। बिहार की बात करें, झारखंड की बात करें और पश्चिम बंगाल की भी बात करें। पश्चिम बंगाल में टीएमसी की तरफ से ये कहा जाने लगा कि अब साजिश थी, बाकायदा एक साजिश के तहत ये दंगे भड़काए गए और हिंसा भड़काई गई। जाहिर है निशाना भारतीय जनता पार्टी पर था। अगर मान भी लिया जाए कि ये साजिश थी तो इसको रोकने का काम तो शासन प्रशासन का ही होना चाहिए ना। एकदम यही क्वेश्चन उठ रहा है कि अभी जो पॉलिटिकल चर्चा चल रहा है उस पॉलिटिकल चर्चा में दिखा जा रहा है कि बीजेपी की तरफ से एक तस्वीर दिया जा रहा है, दूसरी तरफ टीएमसी की तरफ से और एक तस्वीर दिया जा रहा है। टीएमसी की तरफ से अभिषेक बनर्जी ने जो वीडियो रिलीज किया उस वीडियो में दिखा जा रहा है कि एक आदमी के हाथ में फायर आर्म्स भी था। दूसरी तरफ बीजेपी की तरफ से जो तस्वीर दिया गया उसमें दिखा जा रहा है छात्र के ऊपर से भी हुआ। मगर क्वेश्चन ये है कि अगर पुलिस को मालूम था कि इस रूट में जाने में तकलीफ है, ये इस रूट में परमिशन क्यों दिया पुलिस ने? पुलिस की तरफ से जो परमिशन दिया गया था वो कबूल कर दिया है हावड़ा पुलिस, मगर पुलिस की तरफ से प्रोटेक्शन के लिए कोई बंदोबस्त क्यों नहीं किया गया था, यही क्वेश्चन है। पुलिस अगर जानते थे कि हावड़ा शिवपुर एरिया सेंसिटिव एरिया है, जिस जगह में पिछले साल भी एक ही तरीके का घटना घटा था, उसी जगह में क्यों रैपिड एक्शन फोर्स मौजूद नहीं था? जिस जगह में ये घटना घटा था उस जगह से 50 मीटर की दूरी में है। चलिए रैनिक, बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। संतोष, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, और शक्ति, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। धन्यवाद आपका। उधर पश्चिम बंगाल के हावड़ा में हुई हिंसा के बाद हालात सामान्य बताए जा रहे हैं, लेकिन हिंसा को लेकर सियासी पारा चढ़ा हुआ है। ममता बनर्जी ने फिलहाल जांच सीआईडी को सौंप दी है। सवाल है कि क्या जांच में नफरत की आग की साजिश रचने वाले बेनकाब हो पाएंगे? राम नवमी पर पश्चिम बंगाल के कई इलाकों में हिंसा हुई, हावड़ा सुलग उठा। दरअसल राम नवमी की शोभा यात्रा हावड़ा की कैरी रोड पास काजीपाड़ा रोड से गुजर रही थी, तभी शोभा यात्रा पर पथराव किया गया। उसके बाद ही हिंसा शुरू हो गई। कई दुकानों में तोड़फोड़, आगजनी की गई। अब तक 36 लोगों को गिरफ्तार किया गया है।
फिलहाल हावड़ा में हालात सामान्य हैं। इलाके में पुलिस गश्त बढ़ा दी गई है। चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बल के जवान तैनात हैं। बाजार भी खुल गए हैं और रैपिड एक्शन फोर्स दोनों मिलकर ये एरिया डोमिनेशन का काम किया जा रहा है। और उसके साथ साथ ही सीआईडी का जो स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम है उनको भी बुलाया गया है। सीआईडी का टीम आज हावड़ा में आके जिस जगह में ये घटना घटा था उस जगह का तस्वीर लिया, वीडियोग्राफी किए और उसके साथ साथ ही जो चश्मदीद गवाह थे उन लोगों के साथ बातचीत भी किया। एक रिपोर्ट तैयार करके वेस्ट बंगाल पुलिस का जो सीआईडी ऑफिसर है उनके पास देंगे और उसके बाद ही उस रिपोर्ट के तदंतर में लिखा जाएगा कि इस घटना के पीछे क्या कारण है, ये घटना के साथ साथ कौन कौन इन्वॉल्व है। वहीं हावड़ा के पुलिस कमिश्नर का कहना है कि किसी को डरने की जरूरत नहीं है। जो खबर आ रहा है हर अपार्टमेंट में पुलिस जाकर के लोगों से बात कर रही है। जो अंदर में गलियां हैं, मोहल्ले हैं, जहां पे भी लोग रहते हैं उन सब लोगों से इंडिविजुअली रात में भी जाके हम लोग खुद बात किए हैं। हमारे साथ सीनियर अफसर जितने लोग आए हुए हैं हम सभी लोग एरिया में जा रहे हैं और किसी भी अपार्टमेंट में रहने वाले किसी भी आदमी को, आप लोगों के माध्यम से मैं बोल रहा हूँ, किसी को डरने का कोई जरूरत नहीं है। पश्चिम बंगाल के हावड़ा में हुई हिंसा के बाद से सियासत अपने चरम पर है। इस बीच ममता सरकार ने हिंसा की जांच सीआईडी को सौंप दी है। हावड़ा में सीआईडी ने जांच शुरू भी कर दी है और रैपिड एक्शन फोर्स दोनों मिलकर ये एरिया डोमिनेशन का काम किया जा रहा है। और उसके साथ साथ ही सीआईडी का जो स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम है उनको भी बुलाया गया है। सीआईडी का टीम आज हावड़ा में आके जिस जगह में ये घटना घटा था उस जगह का तस्वीर लिया, वीडियोग्राफी किए और उसके साथ साथ ही जो चश्मदीद गवाह थे उन लोगों के साथ बातचीत भी किया। एक रिपोर्ट तैयार करके वेस्ट बंगाल पुलिस का जो सीआईडी ऑफिसर है उनके पास देंगे और उसके बाद ही उस रिपोर्ट के तदंतर में लिखा जाएगा कि इस घटना के पीछे क्या कारण है, ये घटना के साथ साथ कौन कौन इन्वॉल्व है। दरअसल राज्य की प्रमुख विपक्षी पार्टी बीजेपी ने हिंसा को लेकर ममता सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। सीएम ममता बनर्जी पर कई गंभीर आरोप लगाए गए हैं। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने ममता बनर्जी पर जुलूस के दौरान पथराव करने वालों को क्लीन चिट देने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि ममता कब तक हिंदू समुदाय पर हमले करते रहेंगी। बीजेपी के नेता शुभेंदु अधिकारी ने भी हावड़ा हिंसा में विदेशी साजिश बताते हुए मामले की सीबीआई जांच की मांग की थी। उन्होंने कहा कि बंगाल में कानून व्यवस्था पूरी तरह से फेल हो चुकी है। बीजेपी नेता अमित मालवीय ने हिंसा के लिए सीधे तौर पर ममता बनर्जी को जिम्मेदार ठहराया है। वहीं हावड़ा हिंसा पर सीएम ममता बनर्जी बीजेपी पर हमलावर हैं। ममता ने कहा कि मेरे आंख और कान खुले हैं, मुझे सब दिख रहा है। मैंने पहले ही चेतावनी दी थी कि मुस्लिम बहुल इलाकों से शोभा यात्रा को लेकर न जाएं, उनको सावधानी बरतनी चाहिए थी। मैंने कहा था कि राम नवमी पर रैली निकाली गई तो हिंसा हो सकती है। बहरहाल हिंसा के बाद से इलाके में धारा 144 लगा दी गई है। कुछ जगहों पर 3 अप्रैल तक धारा 144 बढ़ाई भी गई है। हावड़ा में इंटरनेट सेवाएं बंद हैं, लेकिन सवाल उठता है कि जब रामनवमी पर माहौल बिगड़ने की आशंका थी तो प्रशासन अलर्ट क्यों नहीं था? क्या बंगाल में कानून व्यवस्था इतनी बिगड़ चुकी है कि कोई धार्मिक जुलूस वहां शांति से नहीं निकल सकता है? क्या हिंसा के पीछे कोई बड़ी साजिश थी? और बड़ा सवाल उठता है कि क्या इस साजिश का कभी खुलासा हो पाएगा? ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज।